तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से महापंचायत में आपका बहुत स्वागत है। अब आपको उत्तराखंड की पुलिस की कार्यशैली दिखाते हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक महेश नेगी पर रेप के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई। चूंकि आरोप विधायक पर लगे थे, इसीलिए पुलिस ने सत्ता का साथ निभाते हुए विधायक जी के कहने पर आरोप लगाने वाली महिला पर ही ब्लैकमेलिंग के आरोप में मामला दर्ज कर दिया। इतना ही नहीं, रेप के आरोप में इंच भर भी कार्रवाई न करने वाली देहरादून पुलिस ने महिला पर ब्लैकमेलिंग के आरोप में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। लेकिन उससे पहले पूरा मामला है कि आप समझिए एक रिपोर्ट के जरिए। जी हां, तो इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें, गरिमा दसोनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। रजिया बेग प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ, अश्वनी दुबे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, ओवर टू यू। इस मामले को सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर देखता तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है, नेचुरल जस्टिस कहती है कि अगर उस महिला ने कहा कि हमारे साथ इन्होंने ये इस तरह का दुर्व्यवहार किया और मेरी जो संतान है वो इनकी है, तो इसके लिए आईपीएस होने की जरूरत नहीं। एक बहुत सामान्य समझ का आदमी ये तय कर सकता है कि भाई डीएनए करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महिला झूठ बोल रही है तो विधायक जी के गले में माला डाल दो और विधायक जी का डीएनए मैच कर जाए, विधायक जी को जेल भेजो। इतनी कहानी थी ना। इस कहानी को घुमा घुमा के देहरादून पुलिस ने न्याय का गला घोट दिया। हम महेश नेगी की बात को भी अगर सामने रखें कि भाई ये महिला हमसे रुपया मांग रही थी, प्रमाण दीजिए। प्रमाण अगर गंभीर है प्रथम दृष्टया तो महिला के खिलाफ भी मुकदमा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे विधायक जी बरी कैसे हो जाते हैं, यह भी तो सवाल है। मूल विषय है कि क्या यह बेटी आपकी है, यह दरोगा कैसे तय कर देगा देहरादून का, मैं ही नहीं समझ पाया। इसलिए आज इस पर बहस लेके आया। और सामान्य धारणा है पूरे देश में, क्या दुनिया में, कि ताकतवर इंसान के खिलाफ लड़ाई लड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो महिला हो तब तो और ज्यादा मुश्किल। पुलिस के आचरण ने इस धारणा को पुष्ट कर दिया। देहरादून की पुलिस ने न्याय के रास्ते को नहीं चुना। और ये अश्विनी दुबे जी बैठे हैं, इनको स्मरण होगा कि निर्भया कांड के बाद जब जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, एक कानून ड्राफ्ट हुआ नया, भारत की संसद ने उसको मंजूरी दी। उस कानून का मूल स्वर क्या है, अगर एक पंक्ति में कहूं, कानून में तो बहुत लंबे लंबे बातें हैं, एक पंक्ति में कहूं, शासन, प्रशासन और न्यायपालिका पीड़िता के आरोपों को तब तक सच मानेगी, मानकर कार्रवाई करेगी, जब तक कि आरोपी उनको असत्य न सिद्ध कर दे। यह मूल स्वर है निर्भया के बाद के भारत के कानून का। उस कानून को तो गंगा में प्रवाहित कर दिया देहरादून की पुलिस ने। इसलिए मुझे लगा आज इस पर बात हो जाए भाई एक बार। ऐसे नहीं चलेगा ना कि ताकतवर कुछ भी करे, झगड़ा मारे और रोने न दे। गरिमा दसोनी, अगर स्त्री ने, मान लीजिए, जहां हम मान ले 1% मान ले, विधायक की बात भी सही, तो स्त्री पर भी मुकदमा हो, लेकिन स्त्री की मांग पर डीएनए कराने में क्या समस्या थी? इससे ज्यादा प्रमाणित कोई चीज ही नहीं। जी, मेरी आपत्ति एक्चुअली भाजपाइयों से यही है, सत्तारूढ़ दल से यही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी गृह मंत्रालय लेकर बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन किसी भी राज्य का गृह मंत्रालय के अधीन होता है। आप तो बस एक आदेश देते हैं अपने पुलिस प्रशासन को कि ये महिला जो मांग कर रही है वो पूरी कर दीजिए, डीएनए जांच करवा दीजिए, पुष्टि हो जाती,
कि वो महिला जो कह रही है वो सच कह रही है या झूठ कह रही है। हम बिल्कुल महिला को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की पुष्टि करने का कोई तोल या माप हमारे पास भी नहीं है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन ये एक तरीका बस यही था कि महिला सीधे-सीधे डीएनए जांच की मांग कह रही है, और अगर मुख्यमंत्री जी अपनी पावर्स का सदुपयोग करते हुए एक महिला के साथ आज खड़े हुए दिखते, तो हम इस बात को मानते कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम इस बात को मानते कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो सार्थक देवभूमि में हुआ है। लेकिन अमिताभ जी, बहुत मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है, बहुत दुखद ये लग रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष, बहुत सम्मानित बड़े भाई हैं हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने तमाम 1 महीने से हम खबरें पढ़ रहे हैं अखबारों के माध्यम से, होटल का नाम, कमरा नंबर, कितने दिन तक रुके महेश नेगी और वो युवती वहां पर, ये तमाम साक्ष्य और प्रमाण पुलिस, देहरादून पुलिस जुटा चुकी है। उसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक उनकी सदस्यता पे कोई निर्णय नहीं लिया कि विधानसभा के सदस्य वो रहने चाहिए या खारिज कर दिया जाना चाहिए, उनको निलंबित कर दिया जाना चाहिए सदस्यता को। उसके बाद तीसरा व्यक्ति जो दिग्गज नेताओं में शरीक है वो है बंशीधर भगत जी, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। और बंशीधर भगत जी का भी कमाल है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने जैसे सीबीआई की जांच की बात कही थी NH 74 में, उसी तर्ज में यहाँ पर उन्होंने समिति गठन करने की बात कही थी कि महेश नेगी प्रकरण में भाजपा एक समिति का गठन करेगी और वो जांच करेगी, आरोपों की पुष्टि करेगी। और 1 हफ्ते बाद वो भी ठीक त्रिवेंद्र रावत जी की ही तर्ज पर बैकफुट पर आ गए और ठीक है बोले गरिमा, पुलिस कर तो रही है ठीक जांच। है जी गरिमा, आपने अपनी बात रखी, मैं रजिया से एक टिप्पणी लूं और सिंधु जी से एक टिप्पणी लूं। रजिया जी, एक बात मेरे जहन में आ गई अभी अभी, जब शो स्टार्ट करने जा रहा तब नहीं थी, अचानक आ गई। नारायण दत्त जी से मेरा बड़ा आत्मीय संबंध रहा। नारायण दत्त जी उम्र के 4थे चरण में एक संकट से गुजरे कि भाई डीएनए कराओ, डीएनए कराओ। बिल्कुल बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे जी। उन्होंने अपने घर पर बैठे सोफे पर बोले भाई बुला लो डीएनए वालों को अंदर, नमूना दे दिया, जांच हो गई, जांच हो गई, मान लिया। सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको इतना बड़ा दिल तो रखना चाहिए ना। डीएनए की जो मांग करे आप उसी को जेल भेज दे रहे हो, अजब तमाशा हो रहा है। रजिया जी, तमाशा जी, तमाशा तो इस बात का भी है जो आज हम इस भारतवर्ष में देखते हैं कि जिनके ऊपर आरोप लगते हैं वही उस कमेटी के सदर होते हैं। जब ऐसे हालात हैं देश के, तो आप इन जो प्रदेशों में सरकारें हैं उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वही मुलजिम होते हैं और वही उसके मुंसिफ होते हैं। तो यही हाल है भाजपा की सरकारों में। मैं कहूंगी तो कहेंगे कि शायद मैं भाजपा पे आरोप लगा रही हूँ, पर सत्य सामने है सबके। डीएनए की मांग करना और उसको ना मानना ये साबित करता है कि उस विधायक का उसके पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट था। उन सरकारों को भी मैं कहूंगी उनका इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए था इन्वॉल्वमेंट। अगर तुम्हारा कोई सदस्य इस तरीके का कार्य करता है, आपको चाहिए कि आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। आपने जनता को जवाब ना देकर आपने उसे बचाने की, उस आरोपी को बचाने की, उस अपराधी को बचाने की कोशिशों में लग गए। आप डीएनए कराएं, बहुत स्पष्ट हमारे पास इस साक्ष्य में इतना अच्छा प्रमाण है, ये साक्ष्य है हमारे पास। डीएनए में अगर आपका विधायक साफ सुथरा है तो बच के निकल जाएगा। जिस चीज का आप छुपाने जा रहे हैं इससे साबित होता है, और आज जो चार्जशीट दाखिल की गई कोर्ट में उससे भी साबित होता है कि वाकई विधायक जी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था विधायक जी का। और वो बच्ची जिसके लिए वो मां गुहार लगा रही, कोई भी महिला, और कम से कम भारतवर्ष की कोई महिला ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगा सकती किसी के ऊपर, और वो बच्चे को लेकर नहीं घूमेगी। ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दिया। ठीक है रजिया जी, आपने ठीक बात कही। ये भारत है और यहाँ अभी बहुत मर्यादाएं हैं। अश्विनी जी, मसला ये, जब हम जैसे लोग जिनको कानून की ABCD नहीं पता, वो भी एक पत्रकार के नाते इतनी जानकारी रखते हैं कि भारत में क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर जो मूल सिद्धांत है भारत की न्यायपालिका का, वो ये है कि तब तक पीड़िता के बयानों के साथ प्रशासन और अदालतें खड़ी रहेंगी जब तक कि आरोपी उनको असत्य सिद्ध ना कर दे। असत्य सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होगी, महिला पर नहीं। ये मूल ढांचा है भारत का, न महिला के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर। ये तो घोल की पी गई पुलिस इनको,
इन सिद्धांतों को मुझे लग रहा है देहरादून के सिपाही और दरोगा और इंस्पेक्टर गोली समझ के पानी के साथ निकल गए। अब बोले महेश नेगी जिंदाबाद। जी आदरणीय अग्निहोत्री साहब, बहुत ही आपने वैलिड, लॉजिकल, टू द पॉइंट और लीगल जो क्वेश्चन है, चाहे जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस की बात हो, जिनको ट्रू स्पिरिट में निर्भया कांड के बाद इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने डायरेक्शंस सारे हाईकोर्ट्स को दिया और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया और हाईकोर्ट को कस्टोडियन बनाया। और आज अगर इस केस में हम उस जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस को, जिनको उसकी एंटायरिटी में पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया और हाई कोर्ट्स को जिसका कस्टोडियन बनाया गया, देखें तो वो तार तार मिलती हैं। आपने दूसरा जो पॉइंट बोला बिल्कुल सही बात है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, उसके मुताबिक हर व्यक्ति को अपने पक्ष को रखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात आती है, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज की बात आती है, चाइल्ड क्राइम अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात आती है, तो उस केसेस में एक्यूज्ड को ही ये प्रूव करना है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक कि वो दोषी नहीं है। इस केस में जहां महिला जो पीड़िता है वो अगर डीएनए की बात करें तो उस डीएनए को रिव्यू एक लेजिस्लेटर जो विधानसभा में बैठकर कानून बनाता है, जिस कानून के तहत पूरे देश में दृष्टांत दिए जाते हैं तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वही उसका वायलेशन करता है। तो ये साबित करता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज है, जो पावर मेकिंग अथॉरिटीज हैं, वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। नंबर तीसरा, मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल अश्विनी भाई, आपने ठीक बात कही जी। मैं गरिमा और रजिया से एक टिप्पणी और लूंगा। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं गरिमा, मान लीजिए, हाइपोथेटिकल बात है इसलिए कोई मानहान का मुकदमा मेरे ऊपर ना करे, ऐसी गलती ना करे। मान लीजिए महेश नेगी उस बिटिया के बाप निकले जांच में, ठीक, और यह भी निकला कि उसकी जो मां है बिटिया की, उसने पैसा भी मांगे। उसके पैसा मांगने से महेश नेगी उस छोटी सी बच्ची के पिता होने के दायित्व से मुक्त नहीं हो पाएंगे कानून के दायरे में। पैसा मांगे वो अलग मुकदमा है जी। दोनों को क्लब करके उस महिला के गले में रस्सी क्यों डाल दी गई भाई कि चलो इसके खिलाफ चार्जशीट सबमिट करो, बंद करो इसको। मैं यही कहना चाह रही थी अमिताभ जी कि अगर आपने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैकमेलिंग का चार्ज भी लगाया हुआ है महेश नेगी की धर्मपत्नी ने। आप उसकी जांच करिए, बेशक करिए, लेकिन साथ ही साथ जिन आरोपों की पुष्टि हो गई, मैंने जैसा कि कहा कि कमरा नंबर और होटल का नाम और शहरों के नाम सब सार्वजनिक हो चुके हैं समाचार पत्र के माध्यम से, तो कम से कम हमको वो जांच कहां तक पहुंची ये तो बता दीजिए। आप संगठनात्मक कार्रवाई ना करिए, कानूनन कोई कार्रवाई ना करिए, लेकिन कम से कम जांच का तो बता दीजिए कि विधायक साहब पर क्या होगा। विधायक साहब के सारे कितने जब खुल गए, पैरेलल जांच। रजिया जी से भी ले लूं। रजिया जी, जैसा गरिमा बता रही है कि कहां किन किन शहर में भ्रमण किया, मुझे लग रहा महेश नेगी बड़े पर्यटन प्रेमी आदमी है? बिल्कुल लगातार टूरिज्म पे रहे। देखिए, ये कंटिन्यूसली एक क्राइम था, जगह जगह जाके, और उसने क्राइम करा है। अगर उस लड़की मर्द उसके साथ गई भी और उसके साथ ये था, उसकी जबरदस्ती उसके साथ फिर भी नहीं की जा सकती है, ये हमारा कानून कहता है। अगर पत्नी भी है तो आप पत्नी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ऑफेंस आपने किया है, ये कंटिन्यूसली ऑफेंस था। और आप तो बल्कि ये होना चाहिए, अभी जो आप कह रहे थे इसमें अमिताभ जी, कि जिस तरह से उसने पैसे का मामला है, रंगदारी का मामला है, तो उसकी महिला की तो रिपोर्ट आपने लिख दी, विधायक की पत्नी की, और जिसने आरोप लगाया आपने उसको हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया। ये कौन सा हमारा कानून है कि वहां तो हाईकोर्ट में जाके अपना मुकदमा कायम कराए, और जब हाईकोर्ट अगर इसमें ना दखल अंदाजी करता तो इसका मतलब उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता। और उसने आरोप लगाया, जो आरोप सिद्ध नहीं है, समय कम है, मैं एक लीगल गरिमा, समय कम है, मैं एक लीगल टिप्पणी अश्विनी दुबे से लूंगा। अश्विनी जी, धोखे से गई, राजी से गई, जानते समझते गई महिला। मुझे लगता है कानून की निगाह में ये सब चीजें इस मामले में निर्णायक नहीं होती। अगर महेश उस लड़की के पिता साबित होते हैं
तो माँ कैसे गई, नहीं गई, नींद में गई, जागते हुए गई, पैसा मांगा नहीं मांगा, खाने में राजमा खाया कि छोला खाया, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मूल बात होगी उस बच्ची के पिता के दायित्व से महेश भाग नहीं सकते। एम आई राइट? यस, यही लॉ है, यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बच्चा इलिजिटिमेट भी है या बच्चा अगर इलेजिटिमेट रिलेशनशिप में पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा और पिता की संपत्ति में, पिता के तमाम अधिकारों में उस बच्चे का वही हक होगा जो एक लीगल मैरिज से बच्चा पैदा होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की सेटल्ड जजमेंट है, ये तमाम हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स है और ये हमारे देश का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया है उसमें भी इनकॉर्पोरेटेड है। आपने बहुत वैलिड बात कही। अश्विनी भाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ 3 देवियां हैं आज, ये भी संयोग है। गरिमा है, रजिया है और सृष्टि है हमारी साथी सहयोगी। सृष्टि, ये केस आपने जितना समझा आपको क्या समझ आया, इसमें क्या पेच है? बिल्कुल देखिए सर, जिस तरीके का ये पूरा मामला ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का है, कई महीनों से ये मामला चल रहा है और वो महिला बार बार वीडियो बनाती है, कभी फेसबुक लाइव करती हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं कि लोग हमारी मदद करें, आप हमारी मदद करिए। चूंकि सरकार इनकी है, ये खुद विधायक हैं, इनकी पत्नी का FIR लिखा जा रहा है, हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो सबसे बड़ा सवाल सर यही है कि सबको अपने अधिकारों के लिए बात करने का राइट है। जैसा आपने कहा कि अगर मान लीजिए वो अपनी मर्जी से भी गई, फिर भी उसके साथ में रेप करने का, जबरदस्ती करने का अधिकार आपको कोई नहीं देता है। जैसे अश्विनी जी ने भी कहा कि एक पति पत्नी के रिश्ते में भी ये चीजें कायम नहीं होती हैं। उसके बावजूद भी पुलिस उसी महिला पर कार्रवाई करती है, FIR दर्ज कराती है। अब सोचिए उस बच्ची का भविष्य क्या होगा। मुझे सबसे बड़ी बात जो निकलकर इसमें सामने आ रही है कि आपसी दाव पेच में कौन सही कौन गलत, आपने ब्लैकमेलिंग का केस ठोका, आपने ब्लैकमेलिंग की या फिर आपने रेप किया, उस मासूम बच्ची का क्या होगा, वो तो दरबदर हो गई पूरी तरीके से। जी, बहुत अच्छी बात कही। और सृष्टि जब बोल रही थी तो उसमें जो मां का कंसर्न होता है ना, वो ज्यादा दिख रहा था कि भाई 2 बड़े लोगों ने अच्छा किया बुरा किया वो जाने, लेकिन उस बिटिया का क्या दोष। मैं अपनी टिप्पणी में 3 बातें रेखांकित करूंगा सरकार के लिए और राज्य की पुलिस के लिए। ध्यान रखिए, कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई दरोगा, सिपाही, DG, PG भारत की न्यायिक व्यवस्था से परे नहीं, ऊपर नहीं। इस मूल को ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी सारी कार्रवाई अवैध हो जाएगी। पीड़िता के बयान, आरोप तब तक सत्य हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में जिस पीठ में चीफ जस्टिस थे उस दौर के, उन्होंने कहा था, मैं उसको उद्धृत करता हूं, उन्होंने कहा था कि लोअर जुडिशरी यानी जिला अदालत, हाई कोर्ट ये और प्रशासन यानी अभियोजन पक्ष पीड़िता को भगवान की तरह मानकर ट्रीट करे जब तक कि वो झूठ साबित ना हो जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा भगवान मानिए, जो कह रही सही कह रही, दूसरे पक्ष को साबित करने दीजिए झूठ कह रही। एक तो उत्तराखंड की पुलिस इस बात को ध्यान रखे, नहीं तो फजीयत कराएगी, टोपी उछलवाएगी और कुछ हासिल नहीं होगा, इक्वेश हो जाएंगी चीजें। दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरी बात से सब सहमत होंगे, खासतौर पर मेरे भाई अश्विनी दुबे, रिश्ता वैध अवैध हो सकता है उस समय के प्रचलित कानूनों के तहत कि संसद ने क्या कानून पारित किए। विवाह वैध अवैध हो सकता है उस समय के प्रचलित कानूनों के तहत। भारत की सबसे बड़ी अदालत एक बार नहीं 10 जजमेंट में इस बात को रेखांकित कर चुकी कि संतान अवैध नहीं हो सकती। आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो गई। संतान का जैविक पिता कौन है, जैविक मां कौन है, यह जानने का अधिकार है संतान को, सुप्रीम कोर्ट कहता है। अक्षुण्य अधिकार है, कोई शासन, सरकार, सत्ता उस पर अंकुश नहीं लगा सकती। हर बच्चे को, यही नारायण दत्त तिवारी के केस में हुआ था। बड़े बड़े वकील देश के लड़े थे उसमें, तिवारी जी के पक्ष में भी और विपक्ष में भी। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, इस बच्चे को यह अधिकार है। तीसरी बात मैं कहूंगा, शादी में 2 लोग होते, एक लड़की एक लड़का। अब लड़की की तारीफ लड़की की मां करे कि हमारी बिटिया बड़ी सुंदर, तो उसका कोई मोल नहीं, और दामाद की तारीफ उसकी मां करे कि हमारा लड़का बहुत अच्छा, इस बात का कोई मोल नहीं ना।
लड़की की मां कहे दामाद अच्छा तो मानो अच्छा, और लड़के की मां कहे बहू अच्छी तो मानो बहू अच्छी। यही नियम है ना लोक जीवन में, क्या भाई गरिमा, यही नियम है ना। अपनी मां तो कहती है, पार्टियां जब जांच करती हैं तो ये वैसे ही है कि लड़के की मां लड़के की जांच कर रही। इस जांच से क्या होगा? लोक जीवन में पार्टियों को इस तरह से बातों से अलग रहना चाहिए। अपने विधायक से, सांसद से, नेता जो भी फंसे उससे को भाई कानून के रूल ऑफ लॉ के तहत निपटो सुलझो। जब गंगा नहा के आ जाओगे पवित्र होके तो अंदर आ जाना, नहीं तो बाहर रहो, छुट्टी खत्म करो। उन्हीं के साथ उठने बैठने वाले लोग क्या जांच करेंगे? चाहे वो बंशीधर भाई हो, उनकी सरकार हो, या चाहे मान लो कांग्रेस की होती और कांग्रेस का विधायक फंसा होता तो कांग्रेस भी वही करती। मान लो हरीश रावत जी होते तो वो कहते भाई अब क्या करें अग्निहोत्री जी, अब इस विधायक को अगर मान लो सख्त सजा दिलवा देंगे तो सरकार गिरा देगा। उत्तराखंड में तो ये भी चलता है, ये भी तो समस्या है। इसलिए इन जांच फांच का कोई मतलब नहीं। लोक मन को विश्वास होना चाहिए। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकलाज से। देहरादून की पुलिस ने उस लोकलाज पर ठेस पहुंचाई है। मैं उस महिला को क्लीन चिट देने भी नहीं आया, मैं जानता नहीं क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन हां, जो बात मेरी सहयोगी कह रही थी सृष्टि, और जो बात कहीं ना कहीं गरिमा जी ने कही, रजिया ने कही, उस छोटी बच्ची के हक के लिए लड़ना चाहिए। आपने अच्छा किया, बुरा किया, कानूनन किया, गैर कानूनन किया, आप जानो। मैं तो, और सुप्रीम कोर्ट ना कहता इस बात को अश्विनी भाई, तब भी मैं यही मानता, संतान अवैध नहीं हो सकती। आपके रिलेशनशिप अच्छे बुरे हो सकते हैं, खट्टे मीठे हो सकते हैं, लेकिन हर जो भी संतान इस धरती पर आई उसको यह क्षुण्य अधिकार हासिल है कि उसको अपने माता, जैविक माता पिता का नाम पता लगे। और इसमें ऐतराज क्यों? जिन लोगों को लोक जीवन में रहना है वो ऐतराज कर रहे हैं जी। क्या मुंह लेके जाएंगे आप बाहर? अरे जांच कराइए, ये कोरोना जैसा ही समझ लो। अगर लगातार बुखार आ रहा है और नहीं उतर रहा है तो रुमाल लगाने से कोरोना भाग जाएगा क्या? जांच करानी पड़ेगी, क्वारंटीन तो होना पड़ेगा, और कोरोनिल भी खानी पड़ेगी। ये जान लीजिए, सांस रुक जाएगी, सांस। कोरोना श्वसन तंत्र पर असर करता है, ये मामला भी कोरोना है। मेरी बात अगर वो सुन रहे होंगे विधायक, तो मेरी सलाह यही है, जांच की प्रक्रिया में, न्याय की प्रक्रिया में बाधा मत बनिए, खुद खड़े होइए डीएनए के लिए। आवाम को पता लगना चाहिए, दूध की दूध, पानी की पानी। धन्यवाद। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर महापंचायत में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आप R9 टीवी के साथ। नमस्कार।